So let us start with this topic. The name of this topic is application of determinant and matrices. So in this section, we shall discuss application of determinant and matrices for solving a system of linear equation in 2 variable and 3 variable and for checking the consistency of the system of linear equation. तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन में? हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेटरमिनेंट का यूज करेंगे और मैट्रिसेस का किस लिए यूज करेंगे हम लोग इसका लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे डेटरमिनेंट और मैट्रिसेस का यहाँ पे इन दिस टॉपिक 2 और 3 वेरिएबल की इक्वेशंस जिसमें 2 वेरिएबल हो x और y और जिन इक्वेशंस में 3 वेरिएबल होते हैं x y z उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस और डेटरमिनेंट का यूज करेंगे राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब है x y और z की वैल्यूज वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करना राइट। और एक काम हम लोग और करेंगे फॉर चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे डेटरमिनेंट और मैट्रिसेस का यूज करने वाले हैं। सो दिस इज द एप्लीकेशंस वी आर गोइंग टू अप्लाई in this chapter number 4 that we have studied and in the chapter number 3 matrices we have done that chapter। तो इनकी जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे हम लोग इस एप्लीकेशन इनको यूज करेंगे एज इनकी एप्लीकेशंस एज अ टूल टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। तो सबसे पहले लेट अस लुक एट दिस व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो तो कंसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जा सके दैट इज कॉल्ड एज कंसिस्टेंट। और जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करते हो या जिसके सॉल्यूशन फाइंड आउट ना किए जा सके दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। सो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा राइट। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वन सॉल्यूशन हो या वन से ज्यादा सॉल्यूशन हो तो उसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। एंड अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको बोलेंगे हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम राइट। आई होप कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इज क्लियर टू यू। In this chapter, we restrict ourselves to a system of linear equation having unique solution only। यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, नो सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच इज हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। जिनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं उन्हीं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो इसकी एक एप्लीकेशन हो गई है डेटरमिनेंट और मैट्रिसेस की जो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने में। बेसिकली जो इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है ये देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। So what is the practical application of the determinant and matrices in real life? Real life में इनकी क्या applications हैं? Matrices are applied in the study of electric circuit की study में यूज होती है, फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिज्म में इसका यूज है, ऑप्टिक्स में यूज होती है मैट्रिसेस। इट हेल्प इन द कैलकुलेशन ऑफ बैटरी पावर आउटपुट। बैटरी की जो पावर आउटपुट होती है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। रेसिस्टर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अनदर यूजफुल एनर्जी में यूज होता है। मैट्रिसेस प्ले अ मेजर रोल इन कैलकुलेशंस में मैट्रिसेस का मेजर रोल होता है। ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है मैट्रिसेस की। डेटरमिनेंट कैन बी यूज टू सी इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में यूज होता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। This is useful for homework problems and like when the relevant computations can be performed exactly। यही सब एप्लीकेशंस हैं
और कोई अच्छी एप्लीकेशन यहाँ पे देख लेता हूँ गिवन होगी तो। मैट्रिसेस प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोजेक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल इमेजेस जो होती हैं, प्रोजेक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल इमेजेस इनटू टू डायमेंशनल सीन क्रिएटिंग द रियलिस्टिक सीमिंग मोशन। इसमें यूज होता है इसका, 3D और को 2D में कन्वर्ट करने के लिए। और यही एप्लीकेशंस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी जो मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। बेसिकली मैट्रिसेस का जो यूज यहाँ पे गिवन है, यूज जो मैट्रिसेस का होता है वो फिजिक्स में होता है, एवरी ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की एवरी ब्रांच में। जैसे कि ऑप्टिक्स में, मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्वांटम मैकेनिज्म में, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक में, मैट्रिसेस आर यूज्ड टू स्टडी फिजिकल फिनोमिना सच एज मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मोशन जो फिजिक्स में आप डिटेल में इसको पढ़ते होंगे इन चीजों को, वहां पे इसका ज्यादा यूज होता है मैट्रिसेस का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है ग्राफिक्स में, स्केलिंग में, ट्रांसलेशन, रोटेशन एक्सेट्रा, राइट। एंड डेटरमिनेंट का जो बेसिक यूज है, डेटरमिनेंट का यूज इन्होंने दे रखा है, इक्वेशंस को सोल्व करने में ही डेटरमिनेंट का यूज है। ओके, सो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। ये सब कुछ प्रैक्टिकल यूज है इनके। फोन है आज, लैपटॉप नहीं। हर्ष उपाध्याय, हर्ष बैकग्राउंड लगा। अनिरुद्ध तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में बिल्कुल भी, उसके बैकग्राउंड से तुम्हें क्या मतलब है, वो बैकग्राउंड लगाए या ना लगाए। Okay, now let's come to the topic. So these are the some practical use of these determinant and matrices। और जो determinant का basic main जो application है वो equation solve करने के लिए होता है। कैसे equations को solve करता है? Let me explain this thing to you. If you look at the screen, so this is used to solution of a system of linear equation using inverse of a matrix। मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ मैट्रिक्स एंड सोल्व देम यूजिंग इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिसेस। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसी होंगी, इक्वेशन ऐसी होंगी आपके पास, दिस इज इक्वेशन 1, a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z इक्वल टू d2, a3x b3y c3z इक्वल टू d3। इसमें आप देखेंगे a1 b1 और c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और d1 d2 d3 आर सम नंबर्स। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होंगी। लेट मी राइट द एग्जांपल हियर, 2x plus 3y plus z इक्वल टू 4, 5x plus 9y plus 2z इक्वल टू 3। ऐसे ही मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया है। सो एक एग्जांपल आपको इक्वल टू 6। तो ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 3 होगी, राइट। सो दिस टाइप ऑफ 3 इक्वेशंस आर गिवन टू यू एंड हमें मैट्रिक्स और डेटरमिनेंट को यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, इसको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वी नीड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली हम लोग तीन इक्वेशंस, तीन मैट्रिसेस बनाएंगे। एक मैट्रिक्स ए बनेगी which contain the coefficient of xyz, xyz के कोफिशिएंट होंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। एक मैट्रिक्स x बनेगी उसमें कंटेन होंगे xyz, एक मैट्रिक्स b बनेगी उसमें होगा d1 d2 d3।
लेट मी फॉर्म दिस मैट्रिसेस देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। अगर मुझे ए बनाना है यहाँ पे, जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, तो ए कैसे बनेगा देखिए। इक्वेशन 1 में देखिए कोएफिशिएंट क्या है, 2, 3 और 1, तो यहाँ पे 2, 3, 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 में देखिए 5, 9, 2, तो यहाँ पे A2 है 5, B2 9 और ये 2 और ये 6, 3, 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इससे इक्वेशन मैंने कैसे फॉर्म किया है यहाँ पे, बाय यूजिंग दिस इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ से B कैसे फाइंड करें। B होता है D1, D2, D3, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे D1, D2, D3 क्या है, ये 4, 3 और 6। सो B आएगा 4, 3 एंड 6। और x क्या होता है, x तो यहाँ पे आता है x, y, z। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, हाउ टू फाइंड a, b एंड x। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ax इक्वल टू b। तो हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ax इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। तो a मल्टीप्लाइड विद x इज इक्वल टू b। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, देखो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वो इक्वेशन ही बन जाएंगी। अगर आप लेते हैं ax इज इक्वल टू b, तो क्या होता है, a यहाँ पे आएगा 2, 3, 1, 5, 9, 2, 6, 3, 5, ये a है। जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x, y, z, इसको आप b के इक्वल लिख सकते हैं। सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ये कैसे आया है। इसको आप लिख लिया x, y, z, सॉरी दिस इज b इज हियर 4, 3, 6। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस, इसको इससे, तो 2 किससे होगा, x से, 3 होगा y से और 1 को करेंगे z से। तो ये आएगा 2x प्लस 3y प्लस z। यहाँ पे आएगा 5x प्लस 9y प्लस 2z। यहाँ पे आएगा 6x प्लस 3y प्लस 5z is equal to 4, 3, 6. And if you compare these two equations, these two matrices, इन मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 4। ये मिलेगा 5x प्लस 9y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट का इक्वल हो जाएगा, सेकंड सेकंड के इक्वल हो जाएगा, थर्ड थर्ड के इक्वल हो जाएगा। 6x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 6। तो आपको ये ऑब्टेन होंगी तीन इक्वेशन। तो इन तीन इक्वेशन को डिफरेंट वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में ऐसे लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, व्हाई आई राइट ax इज इक्वल टू b। ax इक्वल टू b क्यों लिखा है उन्होंने, a क्या होता है, x को कैसे फाइंड करना है और b को कैसे फाइंड करना है, दिस थिंग इज क्लियर टू यू आई होप। नाउ इफ यू लुक एट दिस केस 1, अगर आप यहाँ पे देखेंगे केस 1, इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो डू यू नो व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एनीवन, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, बता सकते हैं कोई, एनीवन। I don't know. Okay. अपराजिता ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो सिंगुलर ना हो। वेरी गुड वेरी गुड, हर्ष ने बिल्कुल सही बताया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स विच इज नॉट सिंगुलर। जो सिंगुलर नहीं होती है वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अब अगर हर्ष आप सिंगुलर की डेफिनेशन बता दो व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये फिर ये डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। और किसने, वैभव आनंद ने भी ज्वाइन कर लिया है। एनीवन एल्स, दक्षिता, युवराज सिंह, आर यू देयर। आज वैभव का बर्थडे है। क्या कह रहे हैं हर्ष, वैभव का बर्थडे है, वैभव का। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू वैभव।
वैभव तो थैंक यू सर। ऐसे ही है बर्थडे, ऐसे ऐसे ही हर पार्टी लेने के लिए आपको बर्थडे मना रहे हैं आज? स्कैम कर रहा है स्कैम कर रहे हैं? ओके। सर। रियल में है, आज रियल में है। युवराज सिंह, आर यू देयर? चिन्मय शिवाज, चिन्मय शिवाज, आर यू देयर? यस सर। दिख नहीं रहे आप मुझे। 1 मिनट सर। 1 मिनट लगेगी, ओके। So could you please tell me what is singular or non-singular matrix? Anyone in this class? Pranjali, do you know? Okay. Yuvraj, am I audible to you? Yuvraj, युवराज आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, सुन पा रहे हैं। अच्छा सुन पा रहे हैं, ओके। कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो युवराज? Could you please tell me singular and non-singular matrix? सानिया मलिक, do you know? सर थोड़ा आइडिया है सर, पर एग्जैक्टली नहीं पता सर। जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा उसको नॉन सिंगुलर बोलेंगे। पता नहीं। यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। थोड़ा सा आइडिया क्या है, कंप्लीट होगी डेफिनेशन इसकी, पूरा आइडिया। सर यही है। हाँ यही है। A non-singular matrix is that matrix whose determinant is not equal to 0, जिसका determinant 0 नहीं आता है, right? So that is called as non-singular, and singular matrix is that matrix जिसका determinant की जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, that value comes out to be 0, right? And from this जैसा कि हर्ष बता रहे हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका, सो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। बट दैट इज द सेकेंडरी डेफिनेशन, दिस इज द प्राइमरी डेफिनेशन। व्हेन द डिटरमिनेंट is not equal to 0 it is called as non singular, and when determinant is equal to 0 it is called singular. So इनवर्स के लिए इनवर्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इनवर्स का फॉर्मूला लिखूं, हम लोगों को पता है इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है। सो वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला several times to find out the inverse, right? इसमें अगर आप देखेंगे if the determinant 0 हो गया तो determinant is in denominator, तो determinant denominator में है। अगर कोई भी denominator 0 हो जाता है that thing will become undefined, that inverse will become undefined, right? If determinant of a is 0, in that case inverse undefined हो जाता है, and if determinant is not equal to 0, so a inverse क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 में डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा और ए इनवर्स डिफाइंड होगा। ए इनवर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकेंगे, राइट? सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। व्हाट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 और उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है? नॉन सिंगुलर का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट? सो ये देखिए ए एक्स इज इक्वल टू बी रखा हमने यहाँ पे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, दिस ए इसको दोनों को ब्रैकेट में रखा, ए और ए इनवर्स को, दिस इज द दिस साइड इज सेम, ए इनवर्स इनटू ए, वी नो दैट ए इनवर्स इनटू ए क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू द मैट्रिक्स, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन वी हैव ऑब्टेन्ड। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो एक्स क्या आएगा? एक्स आएगा, अगर इस ए को अगर मैं इस साइड में शिफ्ट कर दूं तो ये बन जाएगा ए इनवर्स, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। सो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x वी नीड ए इनवर्स एंड वी नीड b। ए इनवर्स कब हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे? जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होने का मतलब है जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, तभी हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। और जब हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो वो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो सिस्टम को कंसिस्टेंट होने के लिए मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर। इनवर्स को कैसा होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, राइट?
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना बहुत जरूरी है मैट्रिक्स ए का, तभी हम लोग इनवर्स फाइंड कर पाएंगे, तभी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। this matrix equation provide unique solution for the given system of equation as inverse of the matrix is unique। यूनिक सॉल्यूशन इसलिए देती है क्योंकि जो मैट्रिक्स का जो इनवर्स आता है, हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स डिफरेंट आता है, यूनिक आता है। सो दिस मेथड ऑफ सोल्विंग अ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? इक्वेशन को सोल्व करने का। अभी आपको एक बेसिक आइडिया हुआ होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, 30-40%। जब हम लोग क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे इसको सेम चीज को, देन दिस थिंग विल बी कंप्लीटली 100% क्लियर टू यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो बेसिकली इस मेथड को बोलते हैं, एग्जाम में आपका यूज करेंगे वो, सोल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको यही मेथड फॉलो करना होगा। इस मेथड को मैं अभी क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा तो आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस केस 2। इफ A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट, इफ A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर इफ A is सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ A is सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, राइट। इन दिस केस वी कैलकुलेट एडजॉइंट A इंटू B। एडजॉइंट A इंटू B हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं, कहना क्या चाह रहे हैं। देखो AX होता है B के इक्वल, इक्वेशन को सोल्व करने के लिए AX को लेना होता है B, और हम लोग फिर X को लिखते हैं X इज इक्वल टू A इनवर्स B। X की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, A इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, और यहाँ पे B की मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ये अब इस क्वेश्चन इसमें देखिए आप, इस केस 2 में ये X की वैल्यू आएगी, तो X की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, हमें डिटरमिनेंट ऑफ A की रिक्वायरमेंट होती है, एडजॉइंट ऑफ A की और B की, 3 चीजें हमें चाहिए, राइट। अब अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 है तो ये जो ऊपर वाला नोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो 0 हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी डिटरमिनेंट ऑफ A 0 हो गया। अब नोमिनेटर देखिए, नोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर है एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। इसकी 2 कंडीशन हो सकती है, ये नोमिनेटर या तो 0 के इक्वल आ सकता है, O मैट्रिक्स आ सकता है, या ये 0 के इक्वल ना आए, इक्वल टू 0 और इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स, राइट। सो 2 कंडीशंस आर देयर। अब इन दोनों कंडीशंस में देखिए, इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज नॉट इक्वल टू 0 देन द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे एंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट। किस केस में, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उस केस में कह रहे हैं जब ये भी 0 के इक्वल हो गया, लेट मी राइट दिस केस हियर, इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है, 0 के इक्वल है, तो X की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू कुछ नोमिनेटर रहेगा अपॉन 0, नोमिनेटर कुछ रहेगा यहाँ पे, राइट। ये नॉट इक्वल टू 0 मींस इट्स नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएंगे। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये चीज समझनी होगी आपको, इट इज यू हैव टू पे अटेंशन हियर टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब देखिए अगर एडजॉइंट ऑफ A अगर 0 के इक्वल हो गया, नोमिनेटर 0 हो गया, इन दैट केस द सिस्टम ऑफ मे बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। किस केस में, उस केस नंबर 2 में जिसमें, केस नंबर 2 में जिसमें ये 0 के इक्वल हो गया और डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल हो गया, राइट। उस केस में X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/0। उस केस में सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और
इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, केवल डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ रहा है उसको देख के हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है 100% श्योर टी के साथ नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 0 आ रहा है तो सिस्टम इस पे नोमिनेटर पे भी डिपेंड करता है। सिस्टम अगर नोमिनेटर 0 है तो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, और अगर नोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में तो इनकंसिस्टेंट 100% श्योर इनकंसिस्टेंट ही हो जाएगा, राइट। if you read further here, inconsistent according as the system have either infinite many solutions or no solution। कंसिस्टेंट कब होगा? अगर सिस्टम कंसिस्टेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे इस केस में कंसिस्टेंट के केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट के केस में नो सॉल्यूशन, राइट। I hope this let me tell you this thing one more time so it will not be confusing for you। okay, so these are the case। यहाँ पे केस है, ठीक है। तो एक बार मैं और बता देता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे जो ये चीजें मैंने बताई हैं तो बेसिक चीज है कि एक्स को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। एक्स को फाइंड करने के लिए 3 चीजें चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और ये। अब इसमें क्या है, हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता ही है, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता ही है क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कौन सी मैट्रिक्स की, सिंगुलर की। तो सिंगुलर में क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होता ही है, ठीक है। ये पहला केस है, राइट। तो दिस इज केस 1। अब केस 1 में क्या है, अब जो नोमिनेटर डिनोमिनेटर तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही है। सो ये जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं ये तो 0 ही है इस फॉर्मूले में। अब ये नोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ये केस है, ये 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे। ये डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मे बी इक्वल टू 0 और मे नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो उस केस में हमने कंक्लूजन ये निकाला है जो सिस्टम होगा इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे और सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे हम लोग, राइट। पहली केस। दूसरा केस देखिए, दूसरे केस में ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो इसमें 2 केस बनेंगे। अगर ये 0 के इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि 0/0 फॉर्म आएगी अगर, तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी। कंसिस्टेंट अगर होगा तो उस केस में सॉल्यूशन आएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, राइट। और अगर इनकंसिस्टेंट होगा इस केस में तो सॉल्यूशन आएंगे नो सॉल्यूशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट हियर to solve the system of linear equations, how we are going to solve the system of linear equations by the application of determinant and matrices. So now let's move to the exercise 4. Last exercise 4.6 of this chapter, and let us apply that this concept we have discussed in that exercise. Then this concept will be completely clear to you. So what we are going to do? So I think it's time up today. Enjoy your break. The exercise questions we will discuss in the next class. So thank you all for joining. That's all for today. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.